नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम दोनों की ही तैयारी करवाते हैं साथियों यहाँ पर। तो इतिहास विषय के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो डीएसएसबी का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, कॉलेज लेक्चरर इत्यादि से संबंधित कोई भी हिस्ट्री विषय का कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंटर लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, उनको क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, मैं बार बार आग्रह करता हूँ आप सभी से। वहाँ पर मैं खुद जो है कि पोस्ट करता हूँ अपडेट्स, पोल क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह। ठीक है, तो ये तो था चैनल के बारे में। अब हम अपनी क्लास में चलते हैं। क्लास आप सभी जान रहे हैं साथियों, हमारा मौर्योत्तर काल चल रहा है। मौर्योत्तर काल में भी हमारा शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश हो चुके हैं। उसके आगे शकों के ऊपर हम बारी बारी करके डिस्कशन करने जा रहे हैं साथियों। तो अब हम इसी के चैप्टर को, टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज हमारी क्लास में। ठीक है, तो शहरात शक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे साथियों, शकों की क्षैरात शाखा के ऊपर। ठीक है, तो इनकी क्षैरात की जो शक शाखा थी साथियों, इनका प्रमुख जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इनका शासन था महाराष्ट्र में। जो इसका पहला शासक हुआ था उसको भूमक को माना जाता है साथियों। किसे माना जाता है? भूमक को। ठीक है, जबकि इसके शकों में, शहरात शकों में जो सबसे प्रतापी शासक जो हुआ था वो हुआ था नहपान। नहपान जिसने कि 46 ईयर्स राज शासन किया था। कितने साल? 46 ईयर्स। और उसने नासिक लेख गुदवाया था साथियों। नासिक लेख में उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मिन्ननगर, जो कि कच्छ गुजरात में पड़ती है। ठीक है, गुजरात और गुजरात से लगता हुआ महाराष्ट्र का ज्योग्राफिकल एरिया है वो इनका शासन क्षेत्र हुआ करता था। किनका? क्षैरात शकों का। ठीक है, उसमें उल्लेख मिलता है साथियों कि 70,000 कारशापण इक्वल टू 2000 गोल्ड कॉइन्स, यानी कि 70,000 चांदी के सिक्के बराबर हैं 2000 स्वर्ण सिक्कों के। तो जरा लगाइए अनुमान कि एक स्वर्ण सिक्का कितने चांदी के सिक्कों के बराबर होगा। ये आपके लिए है, जरा कैलकुलेशन करके बताइए, फिर देखते हैं। ठीक है, तो नहपान की मृत्यु साथी हो जाती है गौतमीपुत्र शातकर्णी के साथ युद्ध लड़ते हुए। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने युद्ध करके नहपान को हरा दिया था और वो युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ था। और उसके बाद उसने, शातकर्णी ने उसका जो कोषागार था, किसका? नहपान का जो कोषागार था, जो खजाना था, जो कि जोगलथंबी था, जोगलथंबी में था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम इसकी देखो था, दो शाखाएं थी शकों की, दो शाखाएं थी, एक क्षैरात शक थी और एक कर्दमक शक थी। कर्दमक शक था। कर्दमक शक ये मथुरा साइड में थे और ये मध्य पश्चिमी क्षेत्र में थे, महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख शासक हुआ साथी वो था चष्टन। पहला शासक जो था उसका नाम था चष्टन। ठीक है, और जिसकी इनकी राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। और अंतिम शासक कर्दमक शकों में जो हुआ था उसका नाम था विश्वसेन, अंतिम शासक जो हुआ था। ठीक है, जयदामन जो उसके बाद हुआ था साथियों, चष्टन का बेटा जयदामन हालांकि वृद्धावस्था में शासक बना था। चष्टन ने अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसका कि जयदामन नाम था। जयदामन साथियों काफ़ी, इसकी भी काफ़ी एज थी, लेकिन ये चष्टन के जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। कौन? चष्टन जयदामन। तो इसने क्षत्रप की उपाधि धारण की थी साथियों। ये क्षत्रप था। क्षत्रप मतलब छोटा सा राज्य का स्वामी एक प्रकार से। तो इसके बाद जो शासक बना था उसका नाम था रुद्रदमन। रुद्रदमन ने उपाधि धारण की थी साथियों माँ क्षत्रप की। एक ये बड़ा साम्राज्य का राजा था, माँ क्षत्रप की उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, इसके जो सिक्के चलाए थे साथियों, मुद्रा जो थी, इसकी जो करेंसी थी वो चांदी के सिक्के थे, चांदी की मुद्रा चलाई थी इसने। इसको बारे में जानने के अभिलेख दो हैं साथियों हमारे पास रुद्रदमन के बारे में। एक तो है अंधों का लेख जो कच्छ की खाड़ी में है, खाड़ी से प्राप्त हुआ है साथियों। ठीक है, जिसके ऊपर लेख मिलता है शक संवत का, शक संवत 52, इट मीन्स 130 AD, दूसरी शताब्दी, ईस्वी की दूसरी शताब्दी का समय काल रहा है। देखिए साथियों, यही भी अब हम यहाँ पर AD और BC के बिल्कुल
पॉइंट पे चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, डेट में कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। तो दूसरा शासक, दूसरा जो लेख है सबको पता होगा साथियों, एक हमारा अंधों लेख, और दूसरा हमारा कौन सा लेख है इसका, जूनागढ़ का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें कि ये नहरें बनवाने वगैरह का उल्लेख मिलता है, अभी हमने आपको पढ़ाया था कुछ टाइम पहले लास्ट में, ठीक है। तो ये जो लेख लिखा गया था तो चंपू शैली में लिखा गया है, चंपू शैली और गद्यात्मक संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें उल्लेख मिलता है योद्धेयों का पहला अभिलेख ही प्रमाण मिलता है साथियों रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, क्लियर। और इसका पुत्र था, इसके बाद जो शासक बना वो था साथियों दामघसद नाम का शासक था, जो कि इसका पुत्र था, किसका, रुद्रदमन का। रुद्रदमन के इसके बाद में जीवदमन और रुद्र सिंह इसके और शासक हुए थे, ठीक है। और अंतिम शासक जो हुआ था वो वही जो हमने अभी आपको बताया, विश्वसेन, बस। इसके बाद हमारा आ जाता है पार्थियन, पहला जिसको कि बोलते हैं, जो कि पार्थिया से आगे बढ़े थे साथियों। और इसमें जो प्रमुख शासक था इनका मिथ्रेडेट्स फर्स्ट, कौन था, मिथ्रेडेट्स फर्स्ट, और जिसका शासनकाल था 170 BC टू 130 BC, यानी कि लगभग 40 वर्षों तक इसने राज किया था। सेकंड BC का टाइम पीरियड है इसका, किसका, पार्थियन, सॉरी मिथ्रेडेट्स का। मिथ्रेडेट्स के बाद साथियों इसी की हत्या कर दी थी इसके बेटे मिथ्रेडेट्स II ने, तो शासन कब्जा लिया था, गद्दी कब्जा ली थी। उसके बाद हुआ था शासक कौन, वोनोनिज, स्पेलियरिस और गोंडोफर्निस साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुआ इसका, कौन हुआ है, गोंडोफर्निस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुआ इसका पहलवों में, ठीक है। इसका सबसे शासनकाल की जो मेन जो बात है ना साथियों, यह हालांकि नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि गोंडोफर्निस के शासन टाइम पीरियड में ईसाई धर्म प्रचारक कौन आया था और कहाँ से आया था, तो फर्स्ट AD, पहली शताब्दी ईस्वी में किस शासनकाल था, गोंडोफर्निस के काल में सेंट थॉमस नाम का ईसाई पादरी आया था साथियों, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, जिसकी की बाद में हत्या हो गई थी मैलापुर मद्रास में, दक्षिण भारत में, और वहीं पर इसकी कब्र बनी हुई है। मैलापुर मद्रास तमिलनाडु के पास में, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, या जिसको आधुनिक चेन्नई बोल देते हैं, उसके पास में एक छोटी जगह मैलापुर, वहां पर इसकी कब्र बनी हुई है, किसकी, सेंट थॉमस की। भारत के अंदर ईसाई धर्म प्रचार का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है ये सेंट थॉमस, ठीक, जो कि गोंडोफर्निस के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था, इजराइल के बारे में बता देता हूँ साथियों। इजराइल जो है विश्व के 3 बड़े धर्मों का उद्गम केंद्र माना गया है। सबसे पहले यहूदी धर्म, ठीक है, जुडाइज्म बोलते हैं जिसको, दूसरा क्रिश्चियनिटी, वहीं से उत्पत्ति हुई उसकी क्रिश्चियनिटी की भी, और तीसरा साथियों इस्लाम। तो इसी एरिया के अंदर तीनों सबसे वर्ल्ड के 3 बड़े रिलीजियंस की उत्पत्ति मानी गई है इजराइल के आसपास के क्षेत्रों में, क्लियर। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन सारा क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। तो हाँ, इसका जो गोंडोफर्निस का साथियों जो जानकारी का स्रोत है ना, वो है तख्त-ए-बाही अभिलेख, जो कि पेशावर है, पाकिस्तान के पेशावर में मिला इसका, ठीक है, ठीक। इसकी जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि, और उसने अपने शासनकाल के 26वें वर्ष में तख्त-ए-बाही अभिलेख लिखवाया था, किसने, गोंडोफर्निस ने, क्लियर। इसके बाद जो शासक हुए साथियों, एनगेसस और पकोरिस, ये 2 शासक इसके बाद हुए हैं प्रमुख शासकों में से, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आया था कुषाण राजवंश के बारे में बताया तो साथियों कि कुषाण जो है मध्य पूर्व एशिया की स्थायी जाति थी, लेकिन हुणों ने जब आक्रमण किया उनके ऊपर, तो उनको अपना निवास स्थान छोड़कर बाहर की तरफ भागना पड़ा। तो अलग अलग जातियों में विभक्त हो गए थे साथियों। 2 धाराएं बनी थी, जिनमें से कि 5 जातियों के रूप में बट गए थे ये। तो जो कजुल्फ कड़फिसिस हुआ था, जो कि कुषाण साम्राज्य का पहला राजा माना जाता है, कजुल्फ कड़फिसिस, उसने इन 5 जातियों को इकट्ठा करके कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। कुषाणों को तोखरी, यूची या तोखरी भी बोला जाता है साथियों। तोखरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि तोखराय बोला जाता है, तोखरी बोल देते हैं इनको। तोखरी भाषा इनकी अपनी भाषा थी, इसलिए इनको तोखरी या तोखराय बोला गया है, ठीक है। तो कजुल कड़फिसिस ने इनको इकट्ठा करके बनाया था, कबीलाई समाज से एक साम्राज्य की स्थापना की थी। कजुल कड़फिसिस पहला ज्ञात
शासक है जो कि कुषाणों का है। लेकिन इससे पहले साथियों एक सिक्के हमें मिलते हैं कजूल कड़फिस से भी पहले के जो एक शासक हुआ है उसका नाम है साथियों मियाओस, जो कि प्राचीनतम शासक हुआ है कुषाणों का। कुषाणों का प्राचीनतम शासक कौन हुआ साथियों? मियाओस। इसके सिक्के हमें मिलते हैं लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कौन था, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं। इसको हम क्या रखते हैं? मेन चैप्टर से अलग रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कुषाणों की वंशावली में ये कौन से नंबर का शासक था। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीनतम कुषाण शासक था मियाओस, उसके बाद और शासकों का क्रम हुआ, लेकिन आइडेंटिफाई कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं मेन धारा से। ठीक है, पहला कजूल कड़फिस, उसके बाद विम कड़फिस, और इसके बाद फिर कुषाण शासक, सबसे बड़ा शासक हुआ था कुषाणों में कनिष्क फर्स्ट। कनिष्क 3 प्रमुख शासक हुए हैं। इनका जो केंद्र था साथियों राज्य का, वो था बैक्ट्रिया। क्या था? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया से ये धीरे धीरे करके आगे बढ़े थे साथियों। ठीक है, पहला शासक कौन सा हुआ? कजूल कड़फिस, जिसने कि आगे बढ़ करके काबुल, कंधार, कश्मीर को जीत लिया था। काबुल, कंधार जो कि दोनों ही अफगानिस्तान में है, और कश्मीर का ये जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान का जो काबुल, कंधार, और हमारे हिंदुस्तान का जो कश्मीर है, ये पूरा क्षेत्र उसने जीत लिया था। उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। क्या उपाधि धारण की थी इसने? महाराजाधिराज की। ठीक है, उसके बाद दूसरा शासक जो हुआ विम कड़फिस। इसके बारे में हमने अभी आपको बताया था लास्ट टाइम में कि कुषाणों में भारत, हिंद ग्रीक, इंडो ग्रीक शासकों में, कुषाण शासकों में भारत में सबसे पहला जो सिक्का चलाया था, स्वर्ण सिक्का, वो विम कड़फिस ने चलाया था। नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या इसकी चीज़ की खासियत विम कड़फिस की? इसे द्विभाषी सिक्के जारी किए थे साथियों, यूनानी और बाख्तरी लिपि में। यूनानी और ग्रीक या बाख्तरी भी बोल देते हैं कि लिपि में द्विभाषीय सिक्के जारी किए थे, डबल लैंग्वेज वाले। ठीक है, और स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी किए थे। सोने के, चांदी के और ताम्र, कॉपर के सिक्के, इसने तीनों ही धातुओं के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसके बाद आता हमारा कनिष्क। कनिष्क फर्स्ट या कनिष्क बोल देते हैं, जिसका कि टाइम पीरियड साथियों 78 से 101 AD के बीच में रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 101 यानी कि पहली शताब्दी में कनिष्क का टाइम पीरियड रखा गया है साथियों। कनिष्क का राज्य सिंहासनारोहण को लेकर के, कनिष्क के टाइम पीरियड को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, इसलिए इसके बारे में लंदन में कहाँ पर लंदन में 2 सेमिनार्स हुए थे इसी चीज़ को लेकर के, जहाँ पर A.L. बाशम, हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े विद्वान हुए साथियों, जिनका नाम A.L. बाशम। उनकी एक पुस्तक है वंडर दैट वाज इंडिया, बहुत बार पूछी जा चुकी है नेट के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, उन्होंने 1913 में और 1960 में जो लंदन में सम्मेलन हुए थे, सेमिनार्स हुए थे, उनमें अपना रिसर्च लेटर पढ़ करके सुनाया था, पेश किया था। तो उस आधार पर ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि उनकी जो है राज्यारोहण की तिथि 78 AD मानी गई है। क्लियर? ठीक है, और उनकी उपाधि क्या थी? किसकी? कनिष्क की। देवपुत्र। देवपुत्र मतलब देवता का बेटा। ये हालांकि देवपुत्र जो है चीनी शासकों की और जापानी में जो शासक हुए, सम्राट हुए, वो उपयोग करते थे। तो उन्हीं के देखा था कि इन्होंने भी उपयोग की थी साथियों। और दूसरी उपाधि कौन थी? शाओ नानो शाओ। कोई बताएगा इसका अर्थ क्या बनेगा साथियों? शाओ नानो शाओ, शाओ नानो शाओ का अर्थ क्या बनेगा? इसका अर्थ होता है साथियों शाहों का शाह, शहनशाह। शाहों का शाह, शहनशाह, जो कि उस भाषा में, उस समय की भाषा में ये था। शाहों का शाह, शहनशाह साथियों फारसी का से लिया गया शब्द है। शाहों का शाह, शहनशाह, जो कि फारसी का जो कल्चर जो है ना, फारसी जो कि आधुनिक ईरान है, वहाँ का कल्चर में शाह हुआ करते थे, जो कि रॉयल किंग होते थे वहाँ के। ठीक है, जैसे रोमन एम्पायर में रॉयल किंग होते थे वहाँ के, हैं, राजशाही होती थी। इसी प्रकार से फारस में, आधुनिक ईरान में भी रॉयल किंग होते थे, रॉयल किंगशिप होती थी उनकी, और उनके जो राजा होते थे शाह की उपाधि धारण करते थे। हैं, आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत से जो वहाँ के प्रेसिडेंट और PMs होते हैं शाह में से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये उनके बैकग्राउंड के बारे में। क्लियर यहाँ तक का? 23 वर्ष इसने शासन किया था साथियों, टोटल 23 वर्ष लगभग इसने शासन किया था, और 12 अभिलेख उद्भवाए थे। 12 अभिलेख उद्भवाए थे, इसमें की प्रमुख अभिलेख इसका राबातक अभिलेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने भी आज इसमें
टेलीग्राम चैनल पे इसी चैप्टर से लेकर के कुछ अपडेट्स पोस्ट की हैं, आप वहाँ से उन अपडेट्स को देख सकते हैं। ठीक है, युद्ध हुआ था इसके साथ ही, युद्ध किया था इसने पार्थिया के साथ में, पार्थिया को हराया था, और साथ में चीन के ऊपर भी इसने हमला किया था साथियों। चीन के ऊपर एक बार क्या हुआ था साथियों, अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं हालांकि इस चीज़ के, कि चीन की राजकुमारी से विवाह करने के लिए इसने निमंत्रण भेजा था वहाँ के शासक को। वहाँ का शासक उस समय था हान वंश का होती, हान वंश का, चीन का शासक हान वंश का था, जिसका शासक का नाम था होती। ठीक है, होती शासक के पास इसने अपना शादी का निमंत्रण भेजा राजकुमारी से शादी करने के लिए। तो वहाँ उसका जो होती का जो सेनापति था उसका नाम था पांचाऊ। क्या नाम था? पांचाऊ। तो पांचाऊ ने इनकार कर दिया, भाई वो सीधी सी बात यार, इतना बड़ा शासक जो चीन का, वो क्यों अपनी राजकुमारी को देगा। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और कनिष्क को मुंह की खानी पड़ी, और कनिष्क वापस आ गया वहाँ से, और कनिष्क को युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा साथियों। कनिष्क को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा, और कनिष्क ने हालांकि ये बात लिखी अपने राइटिंग्स में बाद में, कि उसने कहा कि मैं तीनों दिशाओं को मैंने जीत लिया है, पूर्व को छोड़ करके, पूर्व यानी कि आधुनिक चाइना। ठीक है, तो लेकिन दोबारा हमला किया फिर उसने कनिष्क के प्रतापी राजा था साथियों, दोबारा हमला किया। कहता है ह्वेनसांग कि उसको दोबारा हमला किया उसने, और वहाँ को क्षेत्र को जीत लिया। शान होती, हानवंश के शासक होती को इसने हराया, और उसके 2 राजकुमारों को ये बंदी बनाकर ले आया अपने पास। कितना वीर बहादुर रहा होगा, उसके बारे में एक बार क्लैपिंग कर दो साथियों। ठीक है, तो ये था, होती को हरा दिया इसने, और वहाँ से ले आया 2 राजकुमारों को बंधक बना करके अपने पास। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था साथियों, जिसका कुषाणों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बना था कनिष्क के काल में, जिसके की 2 राजधानियाँ थी, मेन थी साथियों पेशावर या पुरुषपुर, उस समय का पुरुषपुर, आज का पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। दूसरा है मथुरा, मथुरा के पास माट, एक बताऊंगा एक मिनट बाद, पेशावर और मथुरा। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था साथियों, बल्ख, बुखारा, क्या बोलते हैं, कश्मीर, और आपका आधुनिक पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, ईरान का बॉर्डर। ठीक है, और ऊपर चला जाइए आपका कजाकिस्तान की तरफ पूरे चले जाइए, कश्मीर, ऊपर मंगोलिया की तरफ जाइए, और काफ़ी सारा चाइना का हिस्सा, और हिंदुस्तान का हिस्सा, मगध साम्राज्य का पूरा हिस्सा, और दक्षिण भारत में अगर जाओगे तो मालवा तक, यानी कि आधुनिक आपका महाराष्ट्र और गुजरात के से तक का जो एक क्षेत्र है, ये पूरा इसके जियोग्राफिकल एरिया में आता था, इसके एक क्षेत्र साम्राज्य के नीचे आता था। ठीक है, विद्वानों का मानना है साथियों कि अशोक से भी बड़ा साम्राज्य था इसका, किसका? कनिष्क का। लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा एकेडमिक्स में कम पढ़ाया जाता है। क्लियर? ये हमारा यहाँ तक का हो गया है। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ साथियों अभी यार। तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो इसकी 2 राजधानियाँ साथियों, उत्तरी पश्चिम उत्तर में थी पेशावर, और मध्य भारत में थी हमारा मथुरा। तो मथुरा से साथियों इसका देवकुल मिले हैं, देवकुल की प्राप्ति हुई है। देवकुल बोले तो मथुरा के पास एक जगह है माट, उत्तर प्रदेश में है ये माट से इसके देवकुल की प्राप्ति हुई है। देवकुल बोले तो इनके समय में क्या होता साथियों कि जो इनके पूर्वज जो मर जाते थे, बड़े बुजुर्ग जो गुजर जाते थे, उनकी मूर्तियां बनाकर राजाओं की मंदिरों में रखकर उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करते थे ये लोग। ठीक है, तो उसे देवकुल बोला गया है। 2 जगहों से प्राप्ति हुई है इसकी देवकुल की। कहाँ से? एक तो है आपका सूर्खकोटल बोले तो आधुनिक अफगानिस्तान में पड़ता है, और दूसरा होता है माट जो कि मथुरा के पास में है। तो ये 2 प्रमुख स्थान है जहाँ से देवकुल की प्राप्ति हुई है। नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ आपको। क्लियर? माट से देवकुल की प्राप्ति हुई, और सूर्खकोटल से सिक्के जो थे ना साथियों, सिक्के इसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे और रजत सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के। स्वर्ण सिक्कों के ऊपर लेखनी में लिखा हुआ मिलता है बौद्धो। क्या लिखता है? बौद्धो, यानी कि महात्मा बुद्ध यानी कि एक प्रकार से। तो हम ओरिजिन को ही रखेंगे, स्वर्ण सिक्कों पर बौद्धो लिखा मिलता है यानी कि महात्मा बुद्ध, और रजत सिक्के जो है, चांदी के जो सिक्के, उस पर लिखा हुआ मिलता है शकमनो बौद्धो आएगा, अंकी बिंदी आएगी यहाँ पे। शकमनो बौद्धो मतलब शाक्य मुनि बुद्ध। तो हालांकि ये बुद्धिस्ट था, बुद्ध धर्म को भी मानने वाला था, लेकिन ये उदार
प्रवृत्ति का इंसान था, धार्मिक सहिष्णुता का इंसान था साथियों, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये कुषाण शासक हुए हैं वो शैव हुए हैं, चाहे वो कजुल्फिकस हो चाहे विमकटफिसिस हो, ठीक है, क्योंकि इनके सिक्कों पर नंदी की मूर्ति, त्रिशूल की मूर्ति और महादेव का अंकन मिलता है सिक्कों के ऊपर, इसलिए इनका शैव थे ये। क्लियर हुआ यहाँ तक का? अच्छा, शक मनोबोध हो गया। तो इसने क्या किया, इसकी खासियत बात थी साथियों कनिष्क के साम्राज्य की, इसने द्विलिपि लिखे हुए सिक्कों को बंद करवा दिया, यूनानी और बाख्तरी लिखे हुए सिक्कों को बंद करवा दिया और खाली एक ही लिपि लिखवाई, एक ही लिपि चलवाई, एक तरफ लिखी बाख्तरी लिपि ही चलवाई और बाद में ग्रीक लिपि चलवाई, ठीक है, एक ही लिपि चलने दी इसने, और सिक्कों के ऊपर जो है अंकन चित्रांकन हुआ है इसका खुद का, ठीक है। तो जरा आपके लिए एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ साथियों आपसे, तो जरा बताइए कि कनिष्क की ऊपर तक का ओवरकोट और जूते पहने हुए ऊंचे ऊंचे जूते जो आर्मी के लोग पहनते हैं और तलवार समेत जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है, जरा बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो बाख्तरी और ग्रीक लिपि में इसने सिक्के चलवाए थे बाद में। इसके समय के विद्वान कौन कौन थे साथियों? काफी बड़ा साम्राज्य था तो विद्वान भी रहे होंगे, तो कौन कौन थे साथियों? चरक, महर्षि चरक इसके समय के विद्वान थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी आयुर्वेद के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, चिकित्सा सार के ऊपर लिखी थी इसने, जो कि काया चिकित्सा में फेमस थे। काया चिकित्सा बोल तो स्किन मेडिसाइन, स्किन मेडिसाइन यानी कि चमड़ी की जो औषधियाँ बनाई जाती, चमड़ी का जो डॉक्टर होता है वो उसका जो है प्रमुख चिकित्सक था चरक। उसने अपने चरक संहिता में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसने तो यहाँ तक लिखा है साथियों कि एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, एक वैद्यशाला बनाने के लिए, ठीक है, वैद्यशाला या हॉस्पिटल अस्पताल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, दवाइयाँ कितनी चाहिए होंगी, कहाँ कहाँ से मिलेंगी, औषधियाँ कहाँ से मिलेंगी, कौन कौन से जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हम किन किन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं, ठीक है, कर्मचारी कितने होने चाहिए, कितने रोगियों के ऊपर कितने वैद्य होने चाहिए, वो पूरा उन्होंने डिटेल उसमें चरक संहिता में अपनी दी है। दूसरा, अश्वघोष, सबको पता होगा अश्वघोष जो था साथियों कनिष्क के टाइम पीरियड में साथियों चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, आपको पता होना चाहिए, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी साथियों, और अश्वघोष उसका उपाध्यक्ष था, अध्यक्ष नहीं था, उपाध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था बताता हूं अभी आपको। अध्यक्ष था वसुमित्र। अश्वघोष को उन्होंने साकेत से बुलाया था साथियों। कहां से? साकेत। साकेत उस समय का साकेत बोले तो आज का अयोध्या, ठीक है। और वसुमित्र था उसका अश्वघोष, सॉरी, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वसुमित्र, ठीक है। और पार्श्वनाथ ये एक निर्ग्रंथ थे, निर्ग्रंथ बोल दो जैन संप्रदाय को मानने वाले, और कनिष्क इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। किसकी? पार्श्व की। ये पार्श्वनाथ नहीं है साथियों, पार्श्वनाथ अलग थे, ये पार्श्व की बात हो रही है। पार्श्व एक जैन मुनि थे जिनका नाम पार्श्व था, जो कि कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, ठीक है, निर्ग्रंथ थे मतलब जैनी थे। और कौन था? नागार्जुन, सबको पता होगा, नागार्जुन ने पुस्तक लिखी थी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और ये शून्यवाद के प्रणेता थे। किसके प्रणेता थे साथियों? ये शून्यवाद के, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है साथियों इतना सारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर कोई चीज़ बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं हर बार की तरह उनका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। क्लियर? अब हम इसे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो साथियों अब हम इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। कुषाणों के 3 राजवंश हमने राजा कवर कर लिए हैं। कजुलकड़फिसिस पहला, उसके बाद विमकड़फिसिस, उसके बाद तीसरा कनिष्क। तीनों कंप्लीट हो गए। तीसरे के बाद अब इसके उत्तराधिकारियों के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार से साथियों मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक प्रमुख हुए थे 3, इसी प्रकार से इनमें भी कुषाणों में भी 3 ही प्रमुख राजा हुए थे। उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए तो निर्बल उत्तराधिकारी आए थे और वो खास कुछ संभाल नहीं पाए इस प्रशासन को, तो धीरे धीरे प्रशासन जो है ढीला पड़ गया और साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं जरा इसके बारे में। तो इसके जो उत्तराधिकारी था साथियों वो था कनिष्क का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था वासिष्क। क्या नाम था? वासिष्क। वासिष्क के बाद जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम था हुविष्क। हुविष्क का टाइम पीरियड 106 से 140 AD माना गया, यानी कि 2री शताब्दी ईस्वी माना गया है, ठीक है।
उसने सिक्के जो चलाए थे उनके ऊपर सर्वाधिक देवी देवताओं का चित्रांकन किया था साथियों। किसने? हुइस्क ने। जैसे कि उमा और पशुपति, पार्वती और शिव के से संयुक्त चित्रांकनों वाले सिक्के चलाए थे। किसने? हुइस्क ने। इसके बाद जो शासक बना था तो वो साथियों था कनिष्क टू, जिसने उपाधि धारण की थी साथियों सीजर और कैसर की। हालांकि रोमन एम्पायर जो था, रोमन साम्राज्य की नकल के ऊपर इसने भी उपाधि धारण की थी, क्योंकि रोमन सम्राटों की उपाधि कैसर और सीजर वगैरह होती थी। ठीक है, तो इसने क्या लिखा मिलता है? महर्जस रजतिरस देवपुत्रस कैसरस, यानी कि महाराजा, राजाओं का राजा, देवों का पुत्र, देवता का पुत्र और कैसरस, कैसर की उपाधि ये धारण की थी इसने। किसने? कनिष्क टू ने। इसके बाद वासुदेव फर्स्ट का टाइम पीरियड 142 से 176 एडी, जो कि शैव मतावलंबी था साथियों। अभी मैंने बताया ज़्यादातर ये जो कुषाण राजा हुए थे शैव मतावलंबी ही हुए थे। उसके बाद कनिष्क 3 आ जाता है। उसके बाद वासुदेव 2 और किदार। किदार साथियों अंतिम कुषाण शासक हुआ था प्रमुख रूप से। ठीक है, हालांकि बिल्कुल लास्ट में अगर देखा जाए तो अंतिम कुषाण शासक जो माना गया वो माना गया है लगतुर्मान को। किसे? लगतुर्मान, जिसका कि उल्लेख करता है अलबरूनी। कौन उल्लेख करता है? अलबरूनी। तो जरा बताइए अलबरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका क्या नाम है? देखते हैं जरा कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट में बताइए जरा। तो ठीक है, और इनके पतन में, किनके पतन में? कुषाण साम्राज्य के पतन में खास भूमिका जो निभाने वाले जो जातियां थी वो कौन कौन सी थी? भारशिवनाग, योधेय, सासैनियन शाहपुर फर्स्ट। सासानियन शाहपुर फर्स्ट मतलब सासानी साम्राज्य के जो शासक था शाहपुर प्रथम, वहाँ का शासक वो, और जुआन जाति। इनके आक्रमणों से ये जो है इनका पतन हो गया। किनका? कुषाणों का। ठीक है, कुषाणों की दो खासियत, जो चीज़ें, दो मेन फैक्ट जुड़े हुए साथियों बता देता हूँ। एक तो थी अक्षयनी प्रथा और एक था देवकुल। देवकुल को बोला गया है वोगोलोगो। क्या बोला गया है? वोगोलोगो। ठीक है, जो कि देवकुल जो कि राजाओं की मूर्तियां बनाकर मंदिर में स्थापित करवा दी जाती थी और उनकी पूजा अर्चना इत्यादि वो करते थे, तो उसे देवकुल बोला जाता है। तो ये साथियों कहाँ कहाँ से मिले हैं देवकुल? मार्ट से, अभी मैंने बताया, और सुक्कोटल दो प्रमुख हैं। इसके अलावा खलचायान, नीचे शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो खलचायान और आयाटोरम। खलचायान और आयाटोरम, ये 4 जगह ऐसी है जहाँ से इनके देवकुल मिले हैं। किनके? कुषाणों के। ठीक है, और अक्षयनिवि प्रथा क्या थी साथियों? अक्षयनिवि प्रथा थी भू राजस्व कर युक्त जमीन प्रदान करना। भू राजस्व रहित जमीन प्रदान करना, मतलब वो एक ऐसे जमीन का टुकड़ा दान दे देना जिसके ऊपर कोई टैक्स ना लगता हो, कोई भूमि कर ना लगता हो। उस भूमि से कोई राजा जो है या राज्य उससे टैक्स नहीं लेता था, राजस्व उससे नहीं लेता था। ठीक है, परमानेंट रूप से उसको दान दे दी जाती थी, तो वो उस प्रथा को कहते थे अक्षयनिवि प्रथा। ठीक है, ये दो इसके मेन चीजें हैं। और अब देख लेते हैं साथियों कि गुप्त पूर्व, गुप्त से पूर्व यानी कि कुषाणों के बाद में और गुप्तों से पहले, यानी कि कुषाणों के बाद में और गुप्तों से पहले। गुप्तों का टाइम पीरियड पता होगा साथियों, 240 ईस्वी में 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो उससे पहले कौन कौन से गणराज्य और राजतंत्र थे जो छोटे छोटे अलग अलग थे? गणतंत्र जो थे साथियों, एक सबसे मेन जो था योधेय था। योधेय का उल्लेख मिलता था जूनागढ़ अभिलेख में, अभी हमने बताया आपको। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख मिलता है योधेयों का। ठीक है, इनके टकसाल थी, इनके सिक्के थे, मिले हैं रोहतक, जो कि बहुधान्यक प्रदेश था। बहुधान्यक का, हालांकि देखा जाए तो साथियों बहुधान्यक का प्रदेश का पूरे बहुधान्यक का अनुमान लगाया जाता है हरियाणा प्रदेश से। कहाँ से? हरियाणा प्रदेश से, जो कि इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और रोहतक के अंदर इनकी टकसाल थी। किनकी? योधेयों की। रोहतक एक जिला है हरियाणा का, और लुधियाना एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है पंजाब का, आधुनिक पंजाब का। तो यहाँ से इनके सिक्के मिले हैं और टकसाल मिली थी। ठीक है, और अष्टाध्यायी के अंदर साथियों इनको आयुध जीवी कहा गया है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी थी साथियों, उसमें इनको आयुध जीवी कहा है, और आयुध जीवी श्रेणी वाले लोग कहा गया है। ठीक है, और श्रेय वो जो इनको बताता है कि 5000 राजन्य थे योधेयों में। 5000 राजन्य थे जो कि राजा को हाथियों की सप्लाई करते थे युद्ध में। क्या करते थे? हाथियों की सप्लाई। पानी पीता हूँ यार, 1 मिनट।
ठीक है साथियों, तो ये आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम आगे और देखेंगे गुप्तों से पूर्व के कुछ गणराज्य और कुछ राजतंत्र, गणराज्य और राजतंत्रों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर चलेगा मेन गुप्त साम्राज्य। ठीक है, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ देखेंगे हम। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, मैं बार बार बोलता हूँ, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ, वहाँ पे आपको इसी चैप्टर से संबंधित अपडेट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक अपने स्टडी में लगे रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। जोश और जुनून बहुत ज़रूरी साथियों, एनर्जी लेवल पूरा होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी लेवल आपका पूरा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकेंगे। ठीक है, मोटिवेशन, अपने आप से मोटिवेट होइए, अपने आप अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित रहिए साथियों। अपने फ्यूचर के बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तभी आप के अंदर मोटिवेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।